स्वदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले साथियों के नाम ही बताने जा रहा था, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज आपने बहस का कौन सा विषय चुना है। जाहिर सी बात है, आज पूरे देश की नजर एक ही खबर पर टिकी हुई है और वो खबर है महंत नरेंद्र गिरी की मौत की रहस्य की गुत्थी कैसे सुलझेगी। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कल हम बात कर रहे थे एक सुसाइड नोट की, 8 पेज का एक सुसाइड नोट, कथित सुसाइड नोट, जिसके आधार पर आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। आद्या तिवारी जो बड़े हनुमान मंदिर के महंत थे, जो उसके पुजारी थे, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर, साथ ही साथ आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी पर इस कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी को परेशान करने, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इस कथित सुसाइड नोट के अंदर महंत नरेंद्र गिरी ने यहां तक लिखा है कि मेरी मौत के बाद जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, इन लोगों को कानूनी सजा दे ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। सवाल कई सारे हैं। सवाल है कि क्या पुलिस की जांच सही दिशा में जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन किया है। सवाल ये भी है यहाँ पर कि महंत जिन पर आरोप लग रहा है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्या वाकई उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था? क्योंकि उनके नजदीकी लोग यही कह रहे हैं कि वो हस्ताक्षर से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट आखिरकार कैसे लिख दिया। ये पूरा सुसाइड नोट मेरे पास है, देखिए पेज बाय पेज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, श्री मठ बागंबरी, श्री बड़े जी हनुमान मंदिर, त्रिवेणी बाग प्रयाग, ये इलाहाबाद का ये है। और इसका जो फ्रंट में है वो जो है वो अखाड़ा परिषद का लेटर हेड है। ये भी मैं आपको बता दूं, अखाड़ा परिषद का ये लेटर हेड है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी, श्री मठ बागंबरी श्री बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध प्रयाग, भारद्वाजपुरम प्रयागराज, ये लिखा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, योगी ने आज दूध का दूध पानी का पानी करने का भरोसा दिलाया है और साधु संतों को उनसे बहुत उम्मीदें भी है। ऐसे में क्या कुछ हुआ आज दिन भर, ये देख लेते हैं, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पुलिस अधिकारी होंगे, हमारे साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, हमारे साथ मनोचिकित्सक होंगे, जो आपको बताएंगे कि क्या 13 तारीख का सुसाइड लेटर लिखिए कोई 20 तारीख को सुसाइड करेगा। बड़े सवाल है। ब्रेक। सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है? यह मौत नहीं, हत्या है। इतना बड़ा पत्र लिखने की मना स्थिति में और जीवन में कभी नहीं रहे। इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला लगातार उलझता जा रहा है। बाघंबरी मठ में दिन भर हलचल बनी रही। जांच के लिए एसआईटी गठित होने के बीच पुलिस मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में जुट गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोषियों को सजा दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया है। पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी को जितने भी लोग जानते हैं, उनमें से अधिकतर का मानना है कि महंत जी आत्महत्या नहीं कर सकते। एक ऐसे व्यक्तित्व थे, इतने बड़े कलेजे वाले थे कि कभी वो सुसाइड नहीं कर सकते। स्वामी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है, लेकिन जिन संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई है, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। इस रूम को फिलहाल सील कर दिया गया है, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर किसी ने लात मारा हो, पैर मारा हो, लात मारा हो और हाथ या जोर से धक्का देकर इसे तोड़ने की कोशिश की, फिलहाल दिखाई नहीं देता। एफआईआर और चश्मदीदों के बयानों में भी विरोधाभास दिख रहा है। एफआईआर में लिखे आरोपियों के नाम, चश्मदीदों के बयान और सबूतों के सच की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस दिन रात जुटी हुई है।
महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और आरोपी आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से भी इनकार कर दिया था। आनंद गिरी जी क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते। सवाल क्राइम सीन से छेड़छाड़ होने को भी लेकर जुड़ा है। अग्रिम विवेचना चल रही है, विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि रियल कारण क्या है। फिलहाल महंत आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी ओर महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार करीबी लोगों समेत नेताओं से भी पूछताछ कर सकती है। देश की बहस में चर्चा है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के रहस्य से कब तक पर्दाफाश हो सकता है। तो आज सुसाइड नोट पर भी बात होगी, आज इस बात पर भी बात होगी कि क्या महंत नरेंद्र गिरी को ठीक से पढ़ना लिखना आता था, यानी क्या वो 8 पेज का सुसाइड नोट लिख सकते थे। आज बात इस पर भी होगी कि आनंद गिरी जो उनका चेला था, आखिर उन्होंने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए और महाराज जी ने उसको फिर क्यों माफ कर दिया, जब बाद में वो उनकी ब्लैकमेलिंग की सोच रहा था। क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में साफ लिखा है, किसी महिला या लड़की के साथ मेरा वीडियो वायरल कर दिया। आज हमने सुबह कहा था कि एक सीडी का जिक्र या संकेत उन्होंने सुसाइड नोट में किया है। आज सुसाइड नोट के सामने आने के बाद ये बात सच साबित हो गई। इसीलिए इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश की बहस में हम आज का सवाल पूछ रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच क्या सही दिशा में हो रही है। आप शो के दौरान हाँ या ना में अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप शो के दौरान अपनी राय वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ अनुराग संत जी हैं, जो कि आनंद गिरी, जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। अगर धार्मिक तौर पर कहा जाए, उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। महंत आनंद गिरी क्या सोचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। महंत आनंद गिरी वही चेले हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है और अब वो गिरफ्तार है। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास हैं, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं और खुद महामंडलेश्वर हैं। बेहद आहत है कल से महंत राजू दास और महंत महामंडलेश्वर नवल किशोर दास कल से बेहद आहत है। कल से हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर BN फनिंदर साहब हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं। ये फॉरेंसिक साइंस के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है। इनसे हम समझेंगे कि पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि उसमें साफ साफ दिखाया हमने। प्लीज उस रूम की तस्वीर भी दिखाइए जहां पर विद्या बता रहे हैं कि भाई इसमें तोड़ने का या धक्का देने का या इस पे फोर्स का इस्तेमाल करके तोड़ा गया हो, इस तरह का कोई निशान नहीं है। लेकिन सबसे पहले अनुराग संती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आनंद गिरी जो चेले थे महंत नरेंद्र गिरी के, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे। ऑस्ट्रेलिया में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने लड़कियों को छेड़ा और वो गिरफ्तार हो गए। क्या लाइफस्टाइल जीते थे? उनका परिवार एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से आता था। देखिए दुबई के अंदर गो कार्टिंग कर रहे हैं वो, फिर आप देखिए क्रूज पर बैठे हुए। कहां से आते थे महंत आनंद गिरी के पास इतने पैसे कि वो विदेशों में इस तरह से अपनी फोटो शूट कर करके उसको सोशल मीडिया पर डाल सके? ये देखिए BMW का हुड खोलकर घूम रहे वो। कोई भी हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए अनुराग जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। हाँ, मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं कि वो गो कार्टिंग कर रही है या जा रहे हैं तो A1 क्लास से जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो घूमने जा। आप भी हैं, हम भी हैं, किसी ना किसी महंत के अनुयायी हैं हम भी लोग। साथ ही हम अनुयायी हैं। कहीं ना कहीं आप भी, आपके ही अगर कोई महंत अगर कहीं आ रहे हैं या अगर मेरे ही घर आ रहे हैं तो मेरे पास जो गाड़ी होगी, जो सुविधाएं होंगी, मैं उनको देना चाहूँगा। सेम वही स्थिति आप कह सकते हैं, वही हुआ उनके साथ। वो जहाँ गए उनके पास उनके अनुयायी थे, वो अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं या वो खर्चा दे रहे हैं कि महाराज जी आ जाइए आप। तो इसमें कोई ये हम नहीं कह सकते कि वो अपने खर्च पे वाहन कर रहे हैं या अपना खर्च कर रहे हैं या समाज का पैसा खर्च कर रहे हैं या मठ का पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा कहीं से ये नहीं होता है।
ठीक है अनुराग जी, हम कह रहे हैं कि आप उनको मानते हैं, आप आराम से बोलिए, आप चिंता की कोई बात नहीं, आप आराम से बोलिए, धीरज से बात कहिए। हम किसी को एक्यूज नहीं ठहरा रहे हैं। कोई आदमी जब तक एक्यूज नहीं होता या सजा याफ्ता जब तक नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट उसको सजा दे दे। अभी बात सिर्फ आरोपों तक है, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए टावर ब्रिज लंदन के सामने उनका फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ BN फनिंदर साहब के पास। फनिंदर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर एक सुसाइड होता है, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जिस दरवाजे को तोड़ने की कथित थ्योरी दी जा रही है उनके शिष्यों के द्वारा, उस दरवाजे पर हाथ से मारने का, पांव से मारने का, किसी धारदार चीज से मारने का या बलपूर्वक तोड़ने का कोई निशान नहीं है। ऐसा क्यों? कहा गया कि अंदर से दरवाजे चारों तरफ से बंद थे। दरवाजा दिखाया जाए, वो फिर से जो विद्या दिखा रहे थे। सर जी, ये उनके कमरे की तस्वीर है। जी फनिंदर साहब। सर जी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अगर सुसाइड माना जाएगा तो पहली चीज़ पुलिस के लिए ये होता है कि अगर इज देयर इज एनी फोर्सफुल एंट्री टू अ पर्टिकुलर सीन ऑफ क्राइम। अगर इस केस में कोई भी निशाना नहीं है दरवाजे पर या दीवार या दरवाज़ा या खिड़की पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है, प्रिमा फेसी ये कंक्लूड होता है, मतलब ये इंडिकेट होता है कि ऐसा कोई भी फोर्सफुल एंट्री कोई भी नहीं किया है। So this is एक मिनट सर BN सर, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो चेले हैं, जिन्होंने दरवाजा तोड़ने का दावा किया, वो ये कह रहे थे कि सभी दरवाजे अंदर से लगे हुए थे, लेकिन मेरे साथी और हमने एक दरवाजे को तोड़ा और उससे हमने अंदर एंट्री करी और देखा कि वो पंखे से लटक रहे थे, उनकी लाश लटक रही थी। लेकिन जब हमारे साथी ने उस दरवाजे का निरीक्षण किया तो उस दरवाजे में उनके चेलों द्वारा अंदर घुसने के लिए दरवाजा तोड़ा गया हो, इस बात के कोई निशान नहीं लिखे, या फोर्सफुल एंट्री की गई हो, या इतना मारा गया हो कि चिटकनी टूट जाए। अब मेरे ख्याल से आप सिचुएशन ज्यादा बेहतर समझोगे। सर सही बात है। अगर ना दरवाज़ा तोड़ने का जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ प्राइमा फेसी इंडिकेशन। अगर दिस एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स फॉर अ कोरैबोरेटिव एविडेंस। अगर सभी लोगों ने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसका स्टेटमेंट कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा। अगर उसमें से कुछ इनकंसिस्टेंसी निकलता है तो उसमें से वो प्राइमा फेसी ऐसा निकल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं, मतलब वो सही नहीं बोल रहा है करके। अगर वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो क्लूज तो रहना पड़ेगा ना, और फोर्सफुल एंट्री का तो रहना पड़ता है उसमें, रहेगा पर उसमें। नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, अभी टेलीविजन पर दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये क्या साबित करता है? इसीलिए जब वो नहीं दिख रहा है, ये जब नहीं निकल रहा है, इसमें कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं निकल रहा है, दिस ओनली रेजेस ए क्वेश्चन। अगर वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट असली है कि नहीं, वो हम तब वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बस। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अगर फोर्सफुल एंट्री है कि नहीं, जो स्टेटमेंट दिया है वो अगर वो स्टेटमेंट सही निकला तो इन्वेस्टिगेशन एंगल डिफरेंट होता है, अगर वो गलत निकलता है उसका इन्वेस्टिगेशन एंगल अलग हो सकता है। ठीक है, मैं सीधे अनुराग के पास चलता हूं। अनुराग, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, महाराज जी ने जो चिट्ठी लिखी और जिस सुसाइड लेटर को मैं दिखा रहा हूं, जो कथित सुसाइड नोट है, मैं ये नहीं कहूंगा ये सुसाइड नोट है, कथित सुसाइड नोट जिसका दावा पुलिस कर रही है, इस नोट के अंदर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है आनंद गिरी पर, और ये कहा है कि वो एक लड़की या महिला के साथ गलत अवस्था में मेरी फोटोशॉप करके उसके बहाने मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। मेरी समाज में इज्जत चली जाती तो फिर क्या होता, मैं कैसे मुंह दिखाता। तो क्या आपको लगता है आनंद इतने शातिर हैं, वो इस तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं महंत जी को? आपको क्या लगता है? देखिए, आप भी उसमें एक शब्द लिखा हुआ है जो सुसाइड नोट मिला है तथाकथित जिसको हम कहेंगे, तो उसमें क्लियर कट है कि वो वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग करके मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं या मेरे साथ ऐसा ये करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें हम कहना चाहेंगे पूजनीय बड़े महाराज जी जो थे वो इतने कमज़ोर शासन प्रशासन में नहीं थे कि वो पहले ही आनंद गिरी से ये चीज़ कंफर्म कर लेते कि हाँ भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, या एक शासन प्रशासन से कार्रवाई तक भी वो करवा सकते थे। इसलिए इसमें कई चीज़ें ऐसे तथ्य हैं कि जो कहीं से साबित ही नहीं होता है कि कोई और
महाराज जी, जो बड़े महाराज जी थे, वो कहीं से भी इतने निडर या कमज़ोर प्रवृत्ति के इंसान नहीं थे कि वो इतनी सी बात के लिए ये कदम उठा लेंगे। हम लोग आज जब भी उनके पास कभी जाते थे तो उनसे हम लोग एक नई ऊर्जा लेके आते थे, लेकिन ये कभी वहाँ नहीं होता था कि उनसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ कोई वो कमज़ोर। और इवन अभी भी हम लोग मिले माफ़ी के बाद भी, जब महाराज जी, दोनों महाराज जी में सुलह समझौता हो गया, उसके बावजूद हम लोग मिलते हैं तो कहीं से ऐसे ना उनके मन या भाव से कहीं प्रतीत हो रहा था कि ऐसी कोई बातचीत चल रही है, और ना ही छोटे महाराज जी के मन से ऐसी कहीं बातचीत प्रतीत हो रही थी कि उनके मन में किसी बात को लेकर महाराज जी के बात में ऐसा कुछ मन में चल रहा है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम इसको कैसे मान सकते हैं? ठीक बात, आपका तर्क वैलिड है, लेकिन आप ही के तर्कों में महंत राजू दास जी के पास ले चलता हूँ। महंत जी, क्या इतने कमजोर व्यक्तित्व के शामिल थे महाराज जी आपके हिसाब से? क्योंकि आपने कहा 2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आपकी जनसंख्या नियंत्रण कानून को माफ कीजिएगा, धर्म परिवर्तन कानून को लेकर उनसे बातचीत हुई। जो व्यक्ति विश्व और सामाजिक विषयों पर इतना ध्यान रखता हो, जिसकी पकड़ इस ढंग से समाज और सनातन धर्म पर हो, क्या वो एक फोटोशॉप की हुई तथाकथित तस्वीर से इतना विचलित हो जाएगा कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले? ये उनका अगर कथन है तो इस कथन को आप उनको व्यक्तिगत तौर पर जानने के हिसाब से कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे महंत राजू दास जी? देखिए दीपक जी, मुझको कहीं से नहीं, कतई नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार सनातन धर्म, संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा की बात करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी वार्ता हुआ, उन्होंने कहा कि राजदास जी, आप हनुमानगढ़ी में रहते हो, अयोध्या रहते हो, आसपास के जिले में तुम्हारे अयोध्या में धर्मांतरण का काम चल रहा है, क्या करते हो आप लोग? तो जो इतना एक्टिव हो, नंबर 1, नंबर 2, जो आरोप लगे हैं उनके शिष्य पे, तो क्या शासन प्रशासन में, यहाँ तक कि अभी 1 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी साथ बैठे थे, अगर उनके मन में ऐसी भाव थी किसी भी प्रकार से कि आज उनको आत्महत्या कर लेना है, तो वो एक बार जरूर चर्चा करते। उनका भाव, उनके चेहरे पे बातचीत से जो वीडियो है, कहीं कतई नहीं लग रहा है। नंबर 3, जिस प्रकार से 6-7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना, जिस प्रकार से कमरे में कहीं वीडियो नहीं है कि वो पंखे से लटके हुए मिले, किसी ने वीडियो नहीं बनाया। नंबर 1, नंबर 2, वहां पर उस कमरे में कोई कुर्सी उर्सी नहीं रखी थी, उस पे चढ़ के कैसे चढ़ के उन्होंने अपना रस्सी लगाकर फांसी के फंदे पे झूल गए। नंबर 3, पीछे से जो बैक डोर से जो बाथरूम के तरफ से रास्ता है, वहां के सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा खराब है। तो यह मुझको लगता है सरासर की उनकी हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, मुझको विश्वास है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के ऊपर विश्वास है। देखिए, तुरंत गति से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, जिस प्रकार से जो नोट में जिन जिन लोगों का नाम है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, और सरकार इतनी सख्त और चुस्त दुरुस्त है, उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाते हैं, कानून मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, तमाम लोग शासन प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं और अधिकारी को इंगित करते हैं, आदेश देते हैं कि इस पे कार्रवाई सही ढंग से हो। तो सरकार तो एक्टिव है, लेकिन ये गंभीर विषय है, जांच की विषय है। इसके नाते मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, और इसका जो जिस प्रकार से लोगों का नाम आ रहा है, जो लोगों का, और जिन जिन लोगों को इनको ये बनाना है, इनको वो बनाना है, इनको इतने पैसे देने हैं, इनको ये करना है, ये तुरंत 1 घंटे की मामला नहीं है, 1 दिन का मामला नहीं है। यह अगर महाराज जी ऐसा करते हैं तो ये कई दिनों का प्लान है, और इतने दिनों का प्लान, और इस प्रकार से वो फांसी के फंदे पे झूल जाए, ये मुझको नहीं लगता है। इसके नाते मैं मांग करता हूं कि नार्को टेस्ट हो, जिन जिन लोगों के ऊपर शंका है, शक है, नार्को टेस्ट हो, सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है। कशिश दीक्षित, मेरे एक दर्शक नोएडा से जुड़ गए हैं, उसके बाद देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक रहेजा मेरे साथ है, उनके पास भी चलेंगे और उनसे कई पॉइंट्स को समझना है। कशिश दीक्षित नोएडा से, कशिश क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, आपको क्या लगता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र है, क्योंकि सुसाइड नोट में लिखी गई ज्यादातर बातें मठ, मंदिर और उत्तराधिकारी की गद्दी के लिए लिखी गई हैं। महंत जी ने अपने उत्तराधिकारी की गद्दी के लिए अपने एक शिष्य बलवीर का नाम भी जिक्र किया है उसमें।
वहीं दूसरी तरफ महंत जी के शिष्यों का कहना ये भी है कि वह 2 लाइन भी कभी खुद से नहीं लिखते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है जो व्यक्ति 2 लाइन कभी खुद से ना लिखता हो, उसने 8 पेजों का सुसाइड नोट लिखा हो? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये उनकी गद्दी हड़पने के लिए साजिश की गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइड नोट की जांच होनी चाहिए, तभी हम किसी सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, बढ़िया, अच्छा कहा कशिश आपने। मैं सीधे डॉक्टर दीपक रहेजा के पास चलता हूं। डॉक्टर रहेजा, ये सुसाइड नोट की कॉपी है। डॉक्टर दीपक रहेजा देश के जाने माने मनोचिकित्सक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 13 तारीख को लिखा जाता है ये, इसके बाद काट के 13 को 20 किया जाता है, यानी 7 दिन से आप सोच रहे हैं कि आपको सुसाइड करना है। इस दौरान आप सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। जिस दिन दोपहर में उन्होंने सुसाइड किया उस दिन आप खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। उससे ठीक एक दिन पहले 19 तारीख को वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ कई घंटे बिताते हैं। वो एक टेलीविजन कार्यक्रम में उनके साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको पूजा कराते हैं, उन सब से बात करते हैं। अगर उनके मन में इतना डर है कि मेरी बदनामी हो जाएगी तो वो तो किसी को भी एक्सेस कर सकते थे। आपको क्या लगता है 13 से 20 ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम गैप है, एक मनोचिकित्सक के तौर पे आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वो भी एक व्यक्ति जो इस स्ट्रेचर का? देखिए, किसी भी इतने बड़े फैसले पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उस दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये जब तक हम उनसे बात नहीं करते ये जानना मुमकिन नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 7 दिनों में उनसे जो बहुत करीबी रूप से लोग जुड़े हुए हैं, कहीं उनको थोड़ा सा अंदेशा हो सकता था। मतलब अपने आप को पूरी तरह इस तरह की डिमीनर में ढाल लेना कि आपके इर्द गिर्द जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं उनको भी इतनी भयानक आपकी मानसिक स्थिति का जो बवंडर चल रहा है उसका बिल्कुल इल्म भी ना हो, उसका बिल्कुल एहसास भी ना हो। मुझे लगता है कहीं इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ हर सुसाइड को ये मान लेना कि उसका कारण अवसाद है, ये ठीक नहीं होगा उनके दिमाग में, क्योंकि ये सारी चीज काल्पनिक है, तथाकथित है कि वो जो उन्होंने जो फैक्ट्स कहे, उनके मन में जो डर था, जैसा आपने कहा कि वो उस पोजीशन ऑफ पावर में थे, अगर चाहते तो उसके लिए मदद ले सकते थे, किसी से बात कर सकते थे और अपने आप में एक निडर लीडर थे, धार्मिक गुरु थे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी थी। अगर इस तथाकथित सुसाइड में दम है, अगर ये वाकई उन्होंने लिखा है, तो मुमकिन है कि उनके दिमाग में एक तरह का एक ऐसा फॉग, जिसको हम डिल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं और हमें एक तरह का भय सताने लगता है और कहीं उस डर के चलते हम उस पर एक्ट कर जाते हैं। बट आई थिंक द होल सिचुएशन डेफिनेटली डिमांड्स कि इसकी बहुत गूढ़ रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए, हर पहलू को समझा जाना चाहिए। और जैसा महंत साहब भी कह रहे थे कि ये कोई 1 घंटे का या 1 दिन का मामला नहीं है, इसके लिए कोई बहुत सक्रिय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कई घंटे कई दिन तक काम करना पड़ेगा सारे फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करके। बट आई थिंक इट इज वर्दी of interrogating and investigating all the people who have been named, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, जो उन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं उसमें, जो कि जिनका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, कहीं उनकी पुष्टि होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये एक अहम मामला है जिससे हमें समझ में आता है कि एक सुसाइड की एक मल्टी फैक्टोरियल फिनोमेनोलॉजी है, वो किस तरह काम कर सकती है अगर ये वाकई ही सुसाइड है तो। ठीक है, मैं आऊँगा। आपने कहा आपने मन में एक डिल्यूजन सोच लिया, लेकिन क्या आप इतने नॉर्मल रह सकते हैं कि आप टेलीविज़न पर भी आएँ, आप सार्वजनिक अपीयरेंस भी करें, आप प्रवचन भी करें, आप टेलीविज़न के ऊपर बातें भी करें? मैं इन तमाम पॉइंट्स पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले महंत नवल किशोर दास जी के पास चलता हूँ। महंत जी, आप बहुत पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको एक बार फिर से तकलीफ़ दे रहा हूँ। मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, आप इतनी अच्छी तरह से जानते थे महंत नरेंद्र गिरी को, आपको क्या लगता है जो परिस्थितियाँ, जो कथित सुसाइड नोट सामने आया, उस पर आपका खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या महाराज जी इस परिस्थिति में होते तो क्या ये निर्णय करते आपके हिसाब से?
दीपक जी, हम सब लोग चिंतन करने वाले लोग हैं और आज चिंता कर रहे हैं। पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज 13 अखाड़ों के हमारे प्रमुख, मैंने बहुत निकट से उनको देखा है। इतने समय में करीब 12 वर्ष वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते कितनी परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को बड़े सहजता से हंसते हुए उन्होंने समाधान किया है। मन कहीं भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि पूज्य महाराज जी आत्महत्या कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सनातन परंपरा और संत परंपरा पर कुठाराघात हो रहा है। अब इसमें कितनी गहनता है, कितना कुचक्र है, वो तो जांच एजेंसियां करेंगी, परंतु क्या गुरु शिष्य का संबंध इतना गिर सकता है? एक गुरु अपने शिष्य का पालन करता है, उसको सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, क्योंकि मठ की संपत्ति हमारी नहीं है, वो ठाकुर जी की है, हम तो केवल चौकीदार हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है, क्षमा करना मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं संत परंपरा को कलंकित करने का कोई कुचक्र तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की मठ मंदिरों की संपत्ति को ऊपर गिद्ध जैसी दृष्टि है। और नरेंद्र गिरि जैसा महाराज बिल्कुल सहज संत, कोई कपट छल था ही नहीं। आप सोचो, जो व्यक्ति अपना मरने का, आत्महत्या करने का लेटर लिख चुका हो, उसके चेहरे पर उदासी नहीं आएगी क्या? हमने एक संत को खोया है, अपने नेतृत्व को खोया है। हम लोग जब इतने परेशान हैं, मुझे कहीं भी स्वीकार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इसमें बहुत बड़ा कोई कुचक्र है। मुझे विश्वास भी है कि आदरणीय योगी जी बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। हाँ दीपक जी, इतना जरूर है, हम लोग विचलित इसलिए हैं कि कई लोगों के साथ ये षड्यंत्र हो सकता है। ये कहीं संत समाज को, संत परंपरा को और मठ परंपरा को, क्योंकि लोगों को कहने को मिल जाए, अरे महात्मा भी संपत्ति के लिए लड़ते हैं, महात्मा भी पद के लिए लड़ते हैं। हम संपत्ति के लिए लड़ते नहीं हैं, हम सद्विचारों के लिए लड़ते हैं, हम उपासना के लिए लड़ते हैं साहब। आज संत समाज को जैसे कलंकित करने का कुचक्र रचा जा रहा है, उससे हम सब बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, द्रवित हैं। बस आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि प्रशासन के साथ मिलकर के किसी भी प्रकार का पटाक्षेप होना चाहिए। यदि कोई साधु, ऐसा नाम आ रहा है, साधु भेष में कोई कुचक्र रच रहा है, तो उस काल नेमी को भी सामने आना चाहिए। और कोई गुरु शिष्य के संबंध में दरार डालने का कोई कुचक्र कर रहा है, तो ऐसे षड्यंत्रकारी और संत परंपरा, सनातन परंपरा को कलंकित करने वाले लोगों को भी सामने आना चाहिए। इसमें मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के है कि आप सबका हमें सहयोग चाहिए। आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम ये लड़ाई हार सकते हैं। हम एक मठ की परंपरा नहीं, संपत्ति की नहीं, पर सद्विचार तो सुरक्षित रहे साहब, संत परंपरा सुरक्षित रहे। आज समाज के लोग क्या नहीं सोच रहे होंगे कि साधु महात्मा भी लड़ते हैं, यहाँ भी गद्दी की दौड़ में लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, ये जो गंदा संदेश जा रहा है, ये बहुत दुखी करने वाला है। इसलिए आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया इसमें सहयोग करिए। और जो भी दोषी लोग हैं, कोई भी दोषी लोग हैं, उनको कठोर से कठोर दंड मिले, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। ठीक है, कोई मरने वाला व्यक्ति इतना लंबा चौड़ा लिखने की स्थिति में नहीं होता। हम मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं है। वो सवाल का जवाब हम डॉक्टर राहेजा से ले लेंगे। 1 मिनट बाद आप ही का सवाल का जवाब लूंगा कि क्या कोई इतना लंबा चौड़ा लिखता है अपना सुसाइड नोट। डॉक्टर राहेजा से हम पूछेंगे। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, आपको क्या लगता है, जो पूरी परिस्थितियां हैं, सुसाइड नोट आपने भी देखा होगा, जिस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस उभर रहे हैं वो आपने भी महसूस किया होगा, क्या मामला आपको इतना सीधा लगता है जिस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे? अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक कथित सुसाइड नोट है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कुचक्र लग रहा है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपराओं पे भी कुठाराघात है। और इसमें जिस ढंग से सुसाइड नोट के हिसाब से चला जा रहा है, अभी तक के न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट्स, आपके भी रिपोर्ट्स की दरवाजा अगर धक्का भी मारा जाएगा तो कुछ पता तो चलेगा कि धक्का दिया गया है, चिटकिनी कैसे खुली। कोई बोल रहा है, महाराज जी वो शॉर्ट्स दिखाता हूँ, महाराज जी वो शॉर्ट्स दिखाता हूँ, प्लीज दिखाइए वो शॉर्ट्स जो हमारे विद्यानाथ झा ने देखे थे। हमारे सहयोगी एंकर विद्यानाथ झा ने देखा था कि दरवाजे पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है, अगर उसको धक्का मारकर खोला गया। महाराज जी अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, तो एक और सीसीटीवी कैमरा वहां का खराब होना,
दूसरे साइड का। फिर सुसाइड नोट जिसको तथाकथित कहा जा रहा है, इसमें कभी 13 तारीख लिखा है, काटा हुआ है, दूसरे में कहीं 20 तारीख लिखा हुआ, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, और पूरे 7 पेज के सिग्नेचर को अगर ठीक से देखें तो सब मैच नहीं कर रहा है। सारे सिग्नेचर आप जूम करके देख लीजिएगा, उसमें सिग्नेचर अलग अलग है, उनके ओरिजिनल सिग्नेचर से अलग है। इसमें बहुत बड़ी साजिश लग रही है। और बहुत सारे संत भी ये सवाल उठा रहे हैं कि वहां पे जब एक दरवाजा खुला तो कोई लटके हुए का फोटो क्यों नहीं लिया, सबके हाथ में मोबाइल है, किसने उसे शव को उतारा, पुलिस को फोन किया तो उस समय की परिस्थिति एक स्टिल फोटो ही ले लेते या एक वीडियो ही बना लेते। बहुत तरह की बातें हैं। और जैसा कि मनोचिकित्सक महोदय कह रहे थे, सच्चाई ये है, हम लोग भी मनोविज्ञान समझते हैं कि कोई भी आत्महत्या की सोचने के लिए मन में थोड़ी सी टेंशन होती है तो आदमी परेशान हो जाता है, पसीने पसीने में आ जाता है। और जिंदगी खत्म कर देने के बाद कोई सोच ले, उसके लिए लिख दे 7 दिन पहले से, और सबके साथ खुशी होके मिठाई बांटता रहे और चैनल को इंटरव्यू देता रहे, डिप्टी सीएम से खूब बात करता रहे, मिठाई बांटता रहे, संभव नहीं है। मन ही है, और चेहरा हमारा मन की बातों को सिकन को भी दिखा देता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा भी पता चलेगा ही। और आसपास के इतने सिक्योरिटी गार्ड हैं, इतने चेले हैं, उनको कुछ पता नहीं चला कि इतना 13 पन्ने का लिखा जा रहा है। तो बहुत तरह की बातें इसमें दिख रही है। सीधे सीधे कुछ चैनल कह रहे हैं कि इसमें प्रूफ हो गया, ये हो गया, लेकिन ये बड़ी साजिश है। और इस साजिश में हम तो ये कहते हैं, जो नार्को टेस्ट या ये लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बोल रहे हैं आनंद गिरी का, तो उन लोगों का भी टेस्ट करें, इनका तो करें ही जिनका नाम लिखा गया है कि इनके कारण हम सुसाइड कर रहे हैं, उनका भी करें जिनको गद्दी दी जा रही है, उनका भी करें जिनको पैसा दिया जा रहा है, और साथ में और भी संबंधित जितने, उनका भी टेस्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत तरह की, एक तो मठ के, जैसे कि अभी महंत नौल किशोर दास जी ने कहा कि संतों की बहुत बड़ी बदनामी है, एक तो अखाड़े की बहुत बड़ी क्षति हुई है, हम संत समाज को बहुत बड़ा सदमा लगा है, ये अलग बात है। लेकिन आज जिस तरह से मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और दूसरे हिंदुत्व के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी लोग मुद्दा खोजते रहते हैं, आज ही प्रश्न उठने लगा है कि क्या गुरु शिष्य संबंध इतना गंदा होता है? क्या यही हिंदू धर्म है? यही साधु संत है? एक चैनल ने हमसे पूछ लिया कि क्या साधु संत मठ मंदिर के लिए लड़ते रहते हैं? तो हमने उनको कहा कि मठ तो परंपरा से चला आता है, वो देखभाल करने के लिए साधु होता है, और अगले को जो वसीयत लिखता है वो भी मालिकाना नहीं लिखता है, उसको रजिस्ट्री नहीं करता, उसको संभालने के लिए चौकीदारी देता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने की बड़ी साजिश भी हो सकती है, और लैंड माफिया और धन संपत्ति के लोभी लोग, आसपास के गेरुआ वस्त्रधारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पर बड़े पैमाने पर जांच करने की जरूरत है। दीपक जी, सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। तब तक मैं सीधे एक सवाल, बड़ा क्विक जवाब चाहूंगा डॉक्टर दीपक रहेजा से। डॉक्टर दीपक रहेजा, क्या सामान्य तौर पर सुसाइड करने वाला व्यक्ति 7-8 पेज का नोट लिखता है और 7 दिन रखता है उसको? देखिए, इस सारे मामले को इतने पहलू सामने उभर के आ रहे हैं, इस मृत्यु को निश्चित रूप से एक अननेचुरल डेथ का करार हमें देना चाहिए। एंड सुसाइड, इस नोट को तवज्जो देनी चाहिए या नहीं, ये मेरे ख्याल से एक प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन है, जो कि डिडक्टिव होगा पूरी जांच के आधार पे, उसके अंत पे। आमतौर पे एक सुसाइड बहुत इम्पल्सिव फिनोमेना होता है। हम कहते हैं कि उस मोमेंट में अगर व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाए, उसके बरगला दिया जाए, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, तो मुमकिन है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगली सुबह उसके दिमाग में इस तरह का विचार नहीं आए। अगर हम ये भी मान लें कि ये एक मानसिक बीमारी का हिस्सा था और उनके मन में त्रास चल रही थी, मुमकिन है कुछ खास तरह की बीमारी में आप अपने आप को इस कदर ढाल लें, इस कदर छुपा लें कि बाहर वालों को ना पता लगे। लेकिन जो नजदीकी लोग हैं, कहीं उनको इस बात का आभास जरूर हो जाता है कि व्यक्ति विशेष जो है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अपने आप में आत्मघात का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं होता, एक बहुत बड़ा फैसला है। और उस फैसले पे 7 दिन तक अडिग रहना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि अपने
हट और बल के बावजूद उसके बल पे एक ओहदे पे पहुंचा है। और इन 7 दिन वो कमरे में बंद नहीं है, वो पब्लिक लाइफ में है। इन 7 दिन वो कमरे में बंद नहीं है, वो पब्लिक लाइफ में है, वो टेलीविजन अपीयरेंस दे रहे हैं, वो सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर वीवीआईपी से मिल रहे हैं। ये भी चीज आश्चर्यचकित करती है कि 7 दिन तक वो आदमी कमरे के अंदर बंद नहीं रहा। ऐसे में क्या 7 दिन तक, मैं सीधे अब डॉक्टर विक्रम सिंह के पास चलूंगा क्योंकि उनसे बेहतर एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ जमे रहिए और फनिंदर साहब आप भी हमारे साथ जमे रहिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले जानना चाहूंगा ये सुसाइड नोट, इस पर आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है? मैं सुसाइड नोट के डिटेल आप जरूर जानते होंगे, अब तक आप एक लाइन पढ़ चुके होंगे इसकी। दीपक जी ये सवाल मेरे लिए है जी। दीपक जी मैं बताना चाहूंगा ये सुसाइड नोट कम वसीयतनामा ज्यादा दिखता है। आप अगर इसमें देखें कि ये कोई भी जो सुसाइड लिखेगा हर पन्ने पे हस्ताक्षर नहीं बनाएगा। दूसरी चीज ये जो एक तो तरफ ये कहा जाता है कि महाराज जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दूसरी तरफ जो पुलिसिया भाषा होती है S/O सन ऑफ, अगर पुत्र लिखा जाता है S/O, क्या इतनी बारीकी से लिखने की आवश्यकता थी? फलाने S/O लिखने की जरूरत है? मुझे इसमें मैं अभी बात व्यक्त नहीं करूंगा, लेकिन ये एक विशेष शैली और विशेष बैकग्राउंड के लोग S/O लिखते हैं दीपक जी। इसलिए मामला काफी नैरो डाउन हमें लग रहा है, क्योंकि इसकी साइंटिफिक एग्जामिनेशन के साथ कुशल विवेचक अगर देख ले हैंड राइटिंग से कौन लाभान्वित हो रहा है और किसके ऊपर गाज गिर रही है, आप अपने निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं। दूसरी चीज दीपक जी मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसके ऊपर कार्रवाई की, कुछ लोग गिरफ्तार किए, पोस्टमार्टम का 33 घंटे तक का न होना ये बड़ा अचंभे की बात है, क्योंकि मेडिको लीगल एविडेंस 33 घंटे में काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज और खत्म भी हो जाते हैं। गर्दन के जो लिगेचर मार्क हैं वो 33 घंटे में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तमाम बॉडी पार्ट्स में अगर पेट में अल्कोहल है वो भी निष्क्रिय सी होने लगती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में 33 घंटे तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया है। कल आपके शो के दौरान हमने ये प्रश्न आपने बिंदु उठाया था, भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये कहा था कि सुबह अंत्योष्टि करने का कार्यक्रम है, तो मैंने यही कहा था जो करेगा अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाएगा, धारा 201 का मुलजिम बन जाएगा आईपीसी के साक्ष्य को समाप्त करने के आरोप में। और वो बात अब कम से कम आंशिक रूप से ये है कि अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण प्रकरण में दीपक जी तुरंत का तुरंत पोस्टमार्टम पंचायतनामा होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ। और ये जो तथाकथित नोट है ये सार्वजनिक कर दिया जाना, क्यों सार्वजनिक कर दिया गया? इसको पुलिस को कब्जे में लेकर के इसको सीलबंद करके रखना चाहिए था। आज हकीकत ये है कि प्रत्येक चैनल और पत्रकार के पास है, तो क्या एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराने के उद्देश्य से इस तथाकथित नोट को प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है? कालांतर में इन सब चीजों का प्रश्न दीपक जी आप अपने शो में उठाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि इसको किन परिस्थितियों में सार्वजनिक किया गया, पोस्टमार्टम में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, और जब बॉडी उतारी जा रही थी क्या फोटो ली गई, और अगर फोटो नहीं ली गई ये बहुत गंभीर त्रुटि है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था कि आप याद करें कि फोटोग्राफी नहीं हुई थी, बॉडी उतार दी गई थी और आज तक ये पता नहीं लगा कि बॉडी लटकी थी तो किन परिस्थितियों में लटकी थी, लार किस तरफ गई थी, बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, क्योंकि वही इंगित करती है आत्महत्या है या हत्या है। और नायलॉन की रस्सी लाने का मतलब ये हो सकता है हत्या के लिए या आत्महत्या के लिए। हमारे डॉक्टर साहब जो विद्वान विशेषज्ञ उन्होंने स्वयं कहा आत्महत्या क्षणिक एक विचार के ऊपर होती है और एक मनोयोग एक मनोभाव के अंतर्गत होती है, उसकी कोई बहुत जबरदस्त प्लानिंग नहीं होती है कि जैसे असॉल्ट और आक्रमण करना हो। तो इसके लिए ये जरूरी है तमाम पूरी चीजों को देख करके दीपक जी पूरी चीजों में इतने पेच है, इतनी चूले हैं जो कि कुशल विवेचक ही इसको निकाल सकता है और इससे बहुत आपराधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। ठीक है, आपसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक आई विटनेस रिपोर्ट दिखाता हूं। मेरे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी विद्यानाथ झा, वो प्रयागराज में थे। आज वो उस कमरे के सामने गए जो सील था, पुलिस ने उसको सील किया था। हालांकि सील किन हालात में किया है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन क्या था उस दरवाजे के बारे में जिस दरवाजे को तथाकथित तौर पर उनके शिष्यों द्वारा तोड़ा गया या धक्का मारकर खोला गया, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, आइए सुनते हैं विद्यानाथ झा से। विद्या ने क्या बताया, सुनिए। यहां के लोग पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र गिरी जी अंदर इस कमरे में बंद थे तो
तोड़ने का कोई निशान है, इस गेट को खोलने का कोई निशान है? अगर इस गेट को तोड़ा गया था, धक्का दिया गया था, तो क्या ऐसा कोई निशान, जोर जबरदस्ती का ऐसा कोई निशान नजर आ रहा है? ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर से अगर आप देखें, हालांकि इस रूम को फिलहाल सील कर दिया गया है, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर किसी ने लात मारा हो, पैर मारा हो, लात मारा हो और हाथ या जोर से धक्का देकर इसे तोड़ने की कोशिश की, फिलहाल दिखाई नहीं देता। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि यहां तो आई विटनेस से दिख रहा है एक प्लाईवुड का मजबूत दरवाजा है, मजबूत सांकल उस पर लगी हुई है, उससे सील किया हुआ है पुलिस ने इसको। लेकिन अगर आप इसको धक्का मारेंगे, जोर से मारेंगे, जब तक आप दूसरे तरफ की कुंडी को पूरी तरह से तोड़ ना दे, जो तथाकथित पर पूरी तौर से बंद थी, क्योंकि चारों तरफ से कमरे के दरवाजे बंद थे, तो इसको कैसे चमत्कारी ढंग से खोला गया अगर इसको तोड़े जाने के या इस पर चोट मारने के या इस पर धक्का मारने का एक भी निशान नहीं है? दीपक जी, आपके विद्वान संवाददाता झा साहब ने एक और कड़ी का समाधान कर दिया। जो कहा जा रहा था कि दरवाजे सभी अंदर से बंद थे, दरअसल दरवाजे सब बंद नहीं थे और यहाँ कोई भी चोट मारने का, तोड़ने का, क्योंकि मैंने दरवाजे बहुत तोड़े, सैकड़ों बार, हजारों बार दरवाजे तोड़ करके प्रवेश किया है। दरवाजा तोड़ने के जो चिन्ह होते हैं, तो ये प्लाई सब अलग हो गई होती और तोड़ने के चोट और निशान वो बिल्कुल स्पष्ट होते। यहाँ कुछ टूट फूट का कोई निशान आ नहीं रहा है। इसका केवल एक ही तात्पर्य है कि एक कहानी मनगढ़ंत गढ़ी गई कि दरवाजे सब अंदर से बंद थे। हकीकत ये कि दरवाजे अंदर से बंद नहीं थे, उनको कहा गया कि वो अंदर से बंद थे, वरना कोई बता दे तोड़ने के जो निशान होते हैं ये बिल्कुल पर खच्चे उतर जाते हैं दीपक जी जब दरवाजा तोड़ा जाता है। ये बाहर तो ये सही है कि शीशम या सागौन की इसकी वो है फ्रेम, लेकिन जो चीड़ है, जो प्लाईवुड है, वो तुरंत छत विकसित हो जाती है और उसके परखचे उड़ जाते हैं और वो साफ दिखाई पड़ता। यहाँ तो चोट तक का तो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहानी में बहुत ज्यादा पेच और जल्दबाजी में कहानी और ये जो रूपांतरण किया गया है, नाटकीयता का पुट देते हुए दीपक जी, कम से कम मुझे ये हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आता हूं। अगला पॉइंट उनका एक ड्राइवर है जिसने 11 साल तक महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ काम किया था। आप खुद व्यक्तिगत तौर पर, खानदानी तौर पर इस पूरे मठ को जानते थे डॉक्टर विक्रम सिंह जी। क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे और ड्राइवर ने क्या कहा? जल्दी से सुन लेते हैं, ड्राइवर की बात सुनाएंगे। ये उनके अंदर की बात है, लेकिन उन्होंने आज तक हमेशा यहाँ जितने भी विद्यार्थी रहे हों, जो पुराने भी महंत जी थे उनके भी समय के रहे हों, सबसे लिखवाते थे, लिख नहीं पाते थे और लिखते थे तो वो सिर्फ साइन करते थे, वो भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा और सही से वो भी नहीं कर पाते थे। सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी लिख नहीं पाते थे। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो आदमी लिख ना पाए, और ये बात जितेंद्रानंद सरस्वती ने कही और उनके कई नजदीकी लोगों ने कही, वो ड्राइवर हैं उनके जिन्होंने 11 साल तक उनकी गाड़ी चलाई, लिख नहीं पाते थे। जो आदमी लिख ना पाए या अपने सिग्नेचर करने में दिक्कत हो, वो हर पेज पर सिग्नेचर करे, साथ ही साथ 7 पेज का सुसाइड नोट लिखे, 13 तारीख से 20 तारीख तक इंतजार भी करे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह? दीपक जी, ड्राइवर एक अनुचर नहीं होता है, परिवार का सदस्य होता है। आपका भी ड्राइवर है, मेरा भी ड्राइवर है। वो जितना बड़ा हमराज होता है और जितना हमारे बारे में एक परिवार के सदस्य की तरह रहता है, हमारी हर एक बात को जानता है। कब मुझे दवाखाना, किस चिकित्सक के यहाँ जाना है, मुझे किस डॉक्टर के यहाँ जाना, कौन डॉक्टर आएगा, ड्राइवर से बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर ड्राइवर कह रहा है कि मंत्री नहीं जानते और इसको तस्दीक अन्य लोग भी कर रहे हैं, तो हमें इस बात को पूरी गंभीरता से इस पर विश्वास करना चाहिए। ड्राइवर को कोई झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, ना उसका कोई नफा हो रहा है, नुकसान तो उसका हो गया कि उसके मालिक अब नहीं रहे। लेकिन जो ड्राइवर कह रहा है उस पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हर चीज चीख के ये कह रही है कि इस पे जो ये नोट है, इसकी सच्चाई पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और इस प्रश्न चिन्ह पे एक प्रश्न चिन्ह होते मैं बताऊं, 13 तारीख से लेकर के कालांतर में 7 दिन तक लिखा गया। महंत जी लिख नहीं सकते थे, उन्होंने क्या इतनी ज्यादा इसमें 7 पन्ने लिखे हैं, हर पन्ने पे हस्ताक्षर बनाए हैं। ऐसे तो सुसाइड नोट मैंने तो आज तक नहीं देखा, आज तक कभी। उसके अलावा ये वसीयत ज्यादा, सुसाइड नोट कम। कुछ लोगों को बिल्कुल फंदा पड़ गया गले में और कुछ लोगों को बिल्कुल एक तरीके से वसीयतनामा प्राप्त हो गया है। इस तरीके से इसमें जो लाभान्वित हो रहे हैं, और खासकर जो मैंने सांकेतिक रूप में दीपक जी ये निवेदन किया है, ये S/O जो लिखा जा रहा है, ये लिखने की एक कुछ विशेष पेडिग्री के लोग ही लिखते हैं। उनके ऊपर जरा अनुसंधान ठीक से किया जाए और टेलीफोन के माध्यम से और कॉल डिटेल्स के माध्यम से
जरा ये पता लगा लिया जाए कि किस तरीके के संपर्क वगैरह इस तरीके से थे। एक आध अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जरा उनके बारे में भी जरा गहराई से अनुसंधान कर लिया जाए। बिल्कुल सही। कल जो आनंद गिरी थे उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाए, हालांकि वो खुद गिरफ्तार हैं, इसलिए मैं उन आरोपों को दोहराऊंगा नहीं। प्रवीण शास्त्री गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य के पास भी जाना है, डॉक्टर दीपक रहेजा के पास भी जाना है। प्रवीण शास्त्री जी, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो पहले मैं आपके दर्शकों, न्यूज नेशन के दर्शकों की तरफ से इस पुण्यात्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से इस पुण्यात्मा को एक न्याय मिलेगा। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा न्याय मिलेगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि महंत जी को न्याय मिले। सीधे चलता हूं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास। आचार्य जी, आपने भी सुसाइड नोट पढ़ा होगा, आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट है, आपकी क्या सोच है 33 घंटे बाद? जी बिल्कुल दीपक जी, जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार से विक्रम सिंह जी ने जो बात कही है, मेरे को काफ़ी देर से खटक रही थी। शाम से जब से देख रहा था कि हर पेज पे क्यों साइन किए गए हैं और ज़बरदस्ती दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ साथ कई बातें ऐसी हैं कि वाइस सिक्योरिटी में एक व्यक्ति रह रहा है, उसके बाद भी सिक्योरिटी ने कैसे रस्सी जाना अलाउ किया अंदर। बिल्कुल मुझे तो जितने लोगों से मैं मिलता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ जिनके पास अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कभी अलाउ नहीं करती किसी प्रकार भी उनके घर के, उनके कमरे के अंदर कोई रस्सी लेके जा रहा है तो किस पर्पज से जा रहा है, क्या जा रहा है वो, और बहुत सारी बातें इस प्रकार की हैं। तो जांच जिस प्रकार से चल रही है उसमें कहीं ना कहीं लिपापोती करने का काम शायद अभी से शुरू हो गया है। बहुत तुरंत से तुरंत बहुत वृहद जांच की आवश्यकता है। कहीं भी जो कुताही बरती जाएगी, जिस प्रकार से की जाएगी, तो उसका संदेश बहुत गलत जाएगा, और यह बहुत आवश्यकता है कि तुरंत से इस पे सीरियसनेस के साथ जांच की जाए। और मैं चाहूँगा सीबीआई की जांच तुरंत से तुरंत सरकार को करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए और सत्य सामने लाने का प्रयास किया जाना है। सनातन धर्म के जितने भी इस वक्त अनुयायी हैं, सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट हो सकती है तो उस पद पर बैठे हुए महंत जी थे। महंत जी कोई साधारण महंत नहीं थे, आप समझे। अखाड़ा परिषद जिसके अंदर करीब करीब लाखों साधु, यानी मैं कहूंगा कि 2 करोड़ के आसपास साधु होंगे पूरे भारतवर्ष में, उन सबका कोई रिप्रेजेंटेटिव था तो कोई प्रतिनिधित्व करता था तो महंत जी करते थे। और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ यदि जांच के अंदर इतनी कुताही बरती जा रही है तो वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि तुरंत सीबीआई के साथ के जांच की जाए। जिस प्रकार से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी कुताही बरती गई है। दीपक जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अनुनय विनय करता हूं कि इसमें इतनी डिले ना किया जाए, जिस प्रकार से लगातार डिले किया जा रहा है। और कल आपके ही चैनल पर कई लोगों ने प्रश्न किया था कि सनातन धर्म के अंदर उस वक्त भी विषय उठा था कि पोस्टमार्टम करने का नियम नहीं है। अरे कहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरे दधीची ऋषि से ज्यादा कोई एग्जाम्पल हो सकता है, संपूर्ण शरीर को दान कर दिया। यानी अंत्येष्टि के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि शरीर पूर्ण हो, अंत्येष्टि करने की ऐसी कोई आवश्यकता हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं बताई गई है। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्र के अंदर है। जिस प्रकार की भी जो भी या रास्ते लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या कोई बात की जा रही है वो ठीक नहीं है, और इस वक्त आवश्यकता है कि हमें योगी जी पर पूर्ण विश्वास है और वो तुरंत से तुरंत इसके ऊपर निष्पक्ष जांच कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी कुताही ठीक है जो अभी हमारे डीआईजी साहब ने जिस प्रकार से विक्रम सिंह जी ने रखी है वो बहुत जरूरी है, उन पे विषय लेना चाहिए। ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद डॉक्टर विक्रम सिंह के लिए मेरे पास और 3 सवाल है ब्रेक के बाद, और दीपक रहेजा और फनिंदर साहब ब्रेक के बाद।